चलिए दोस्तों, मैप्स IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। कल जो आपको थाइमस ग्रंथि का वीडियो दिया गया था, उसके जस्ट आगे जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पैंक्रियाज जो एक ग्रंथि है, यानी कि अग्नाशय जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि भी है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह मिक्स्ड ग्लैंड भी है, शरीर की ये मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। चूँकि लोकेशन में हम आपको पहले दिखाई देते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी। तो ये वाला जो भाग है ये आमाशय है, ठीक है। आमाशय के नीचे यहाँ से ये छोटी आंत वाला भाग लग जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांट लिया जाता है। जो पहला भाग है जो आमाशय से जुड़ा होता है, इस भाग को डियोडिनम के नाम से जाना जाता है, डियोडिनम के नाम से जाना जाता है। तो जो आमाशय से संलग्न जो छोटी आंत का भाग है उसे डियोडिनम कहा जाता है। यह जो ग्रंथि है, अग्नाशय जो ग्रंथि है, ये डियोडिनम से जुड़ी होती है, और ये जो पत्ती के आकार की संरचना है इसी को नाम दिया जाता है। यानी कि ये पैंक्रियाज है, ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो यह डियोडिनम से जुड़ी रहती है। जो भी चूँकि इससे जो भी पाचक रस निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे, उनका जो श्रवण होगा वो कहाँ पर होगा? डियोडिनम में होगा। मुख्य रूप से जो पाचक रस निकलते हैं, तो अग्नाशय से जो भी पाचक रस निकलेंगे वो डियोडिनम, छोटी आंत के भाग डियोडिनम में डाल दिए जाएंगे। और मिश्रित ग्रंथि का जो अर्थ है, मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है कि इस ग्रंथि, यह जो ग्रंथि होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य और बाह्यस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। जिस कारण से जो अग्नाशय को नाम दिया है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय जो मिश्रित ग्रंथि है उसमें जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है वो यानी कि इससे निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि पाचक, ये पाचक रस निकलेगा, पाचक रस निकलेगा। पाचक जो रस होता है उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इस कारण से जो इससे जो अग्नाशयी रस निकलता है, जो पाचक रस है उसका नाम क्या है? वो अग्नाशयी रस है, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस है, अग्नाशयी रस है। जो अग्नाशयी रस है वो पूर्ण एक पाचक रस है। तो जो बाह्यस्रावी को अभी हम आपको नहीं ले रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम आपको पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर पाचन तंत्र से संबंधित जो भी इस ग्रंथि से पाचक रस का जो भी संगठन होगा, जो भी एंजाइम्स होंगे, जो भी कार्बोनेट उसमें घुले होंगे, पीएच मान वगैरह, तो वो डाइजेशन सिस्टम से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में है, यदि इस ग्रंथि को, जो अग्नाशयी ग्रंथि है, यदि हम इसे काट करके देखें, तो यदि हम इसको यानी कि काट करके देखें तो कुछ ऐसे लोकेशन बनेगी, ऐसे लोकेशन बनेगी, ऐसे ये 2 भागों में इसे बांट लिया जाता है। तो जो बाहरी भाग है, ये जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है जो 98% होता है, वो काम तो करता है किसका? बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य। जो अग्नाशयी ग्रंथि है उसका जो बाह्यस्रावी यानी कि जो बाह्य ग्रंथि के रूप में जो भाग है वो आउटर पार्ट यानी कि 98% है। बीच वाला जो भाग होता है, जो इनर पार्ट होता है, ये जो 2% है, ये क्या है? ये इनर पार्ट है, यानी कि आंतरिक भाग है, ये इनर पार्ट है। और जो इनर पार्ट होता है वो काम करता है किस रूप में? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो हमें 98% को अभी नहीं जानना है, किसको जानना है? जो 2% भाग है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेगा तो निश्चित है कि इससे निकलेंगे क्या? हार्मोन्स निकलेंगे। और बाह्यस्रावी के रूप में काम करेगा तो पाचक रस निकलेंगे। तो हमें जानना क्या है? हार्मोन्स को जानना है। अब ये जो 2% भाग है, जो इनर पार्ट है, इस 2% भाग में देखिएगा, इस 2% वाले भाग में ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे द्वीप से पाए जाते हैं, ऐसे द्वीप पाए जाते हैं। और इन द्वीपों को नाम दिया जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ
का संबंध किससे हो गया है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं का संबंध हो गया है अग्नाशय से हो गया, और अग्नाशय के किस भाग से हो गया है? इनर पार्ट से हो गया है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्यरत है, इनकी कार्य करता है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। अब ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, जैसे मान लीजिएगा जी कि जो एक दीपिका है, जैसे एक दीपिका होगी तो एक दीपिका, ये जो जैसे ये एक दीपिका है, ये 3 भागों में बटी होती है, और इन तीनों भागों से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो ये जो एक दीपिका है, जो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल के रूप में विभाजित रहती है, तो और इन्हीं जो 3 भागों में बटी रहती है, इन्हीं 3 भागों से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो जो अल्फा सेल है, एक तो अल्फा सेल हो गया है, दूसरा बीटा सेल हो गया है, और तीसरा होता है वो गामा सेल है, और इन्हीं सेल से हार्मोन का सिक्रेशन होना है। तो जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, इनसे 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो उन हार्मोन को जानना है, उन हार्मोन का क्या वर्क होगा वो जानना है, क्या फंक्शन होगा वो जानना है। तो जो हार्मोन निकलते हैं, तो अल्फा सेल से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रवण कहाँ से होता है? अल्फा सेल से होता है। और जो बीटा सेल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीटा सेल से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, और यही हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट है, शक्तिशाली भी होता है। तो अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रवण हुआ है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का श्रवण हुआ है, और गामा सेल से जो हार्मोन होगा वो सोमैटोस्टैटिन, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो गामा सेल से होता है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जो कार्यरत है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इनसे 3 हार्मोन निकले, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। इनका जो फंक्शन है वो यहीं पर देख लेना है। जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, यह ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ा देता है। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य किसका है? ग्लूकेगॉन हार्मोन का है कार्य। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जस्ट इसका जो फंक्शन होगा वो जस्ट इसके उल्टा होगा। ये ग्लूकोज की मात्रा को, जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको घटा देता है। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जबकि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है यह ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। और जो तीसरा जो हार्मोन है, इसे लोकल हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य है कि अल्फा और बीटा सेल से निकलने वाले जो भी हार्मोन होंगे उन पर नियंत्रण रखने का कार्य होता है। सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का ये फंक्शन है। तो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल से जो 3 हार्मोन निकले, उनके नाम और उनके कार्य क्या हैं यहाँ पर हो गया है। अब चूँकि ये है कि जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन इन 2 हार्मोन की अपेक्षा शक्तिशाली होता है, और इसी हार्मोन से संबंधित ही कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है, यह जो हार्मोन होता है इसका सीक्रेशन 2 प्रकार से होता है। यदि इस हार्मोन की कमी भी हो जाए और इस हार्मोन की अधिकता भी हो जाए, तो जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से जो हार्मोन निकले हैं उन हार्मोन में शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली इंसुलिन हार्मोन है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसी इंसुलिन हार्मोन को ही मुख्य रूप से जानना है। इसका काम है क्या? यह ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। तो इसका जो सीक्रेशन होगा वो 2 प्रकार से सीक्रेशन होगा, यानी कि जो सीक्रेशन होगा वो हाइपोसीक्रेशन भी होगा, यानी कि हाइपोसीक्रेशन भी होगा, यानी कि अल्प स्रवण भी होगा, और हाइपर सीक्रेशन भी होगा। तो इसका हाइपर सीक्रेशन भी होता है या इसका अति स्रवण भी होता है। दोनों के फंक्शन हमें कुछ इसके जान लेना है। यदि इंसुलिन हार्मोन का यानी कि अल्प मात्रा में निकलता है
अल्प मात्रा में यदि इंसुलिन हार्मोन का स्रवण होगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगी। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है ग्लाइकोसूरिया। ये अवस्था होती है, यानी कि ये कंडीशन बनती है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी अवस्था को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसूरिया। और जो ग्लाइकोसूरिया वाली जो अवस्था होती है ये प्रदर्शित करती है क्या, डायबिटीज के लक्षण को प्रदर्शित करने लगती है। यानी कि जो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो डायबिटीज को प्रदर्शित करने लगती है। यदि ऐसी स्थिति में ग्लूकोज की मात्रा, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो यानी कि ग्लूकोज की मात्रा 300 से 400 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाए तो जो ऐसी स्थिति बनती है, यानी कि प्रति 100 ml ऑफ ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 400 मिलीग्राम हो जाए तो ये जो अवस्था आ जाती है, इसको एक नाम दिया जाता है, एक रोग है जो होती है डायबिटीज। ये मधुमेह है, ये डायबिटीज है। और डायबिटीज का जो विशेष नाम है वो मेलेटस नाम की डायबिटीज होगी। यानी कि ये मधुमेह रोग है, ये मधुमेह रोग हो जाता है। अब चूँकि क्या है कि एक जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज है उसका नाम इंसिपिडस भी होता है। तो अगली जो डायबिटीज है वो चूँकि इसके विपरीत है, वो इंसिपिडस। ये इंसिपिडस नाम की एक डायबिटीज है जो एडीएच नामक जो हार्मोन है उससे होती है। तो जो इंसिपिडस डायबिटीज है और मेलेटस डायबिटीज है, इन दोनों डायबिटीज के, चूँकि इसको नाम दिया जाता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज, इसका नाम है, जिसको इंसिपिडस नाम दिया जाता है। ये ग्लूकोज वाली डायबिटीज है, इसको मेलेटस के नाम से जाना जाता है। चूँकि ब्लड में 300 से 400 मिलीग्राम इसकी मात्रा हो गई है, ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज है। तो जो दोनों डायबिटीज हैं, इन दोनों डायबिटीज के करैक्टर एक ही होते हैं और करैक्टर इनकी पहचान 3 ही है। यानी कि अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना और बार बार बाथरूम जाना, यानी कि बहुमूत्रता की स्थिति बनती है, बहुमूत्रता। तो ये जो 3 करैक्टर हैं, मेलेटस के भी हैं और इंसिपिडस के भी हैं। व्यक्ति को बार बार बाथरूम जाना होता है, अधिक प्यास लगती है और अधिक भूख भी लगती है। ये दोनों करैक्टर मेलेटस के भी हैं और इंसिपिडस के भी हैं। लेकिन यदि डायबिटीज मेलेटस हो गई है, मधुमेह वाली डायबिटीज है, तो इसमें कुछ करैक्टर और बढ़ जाएंगे। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती है, यानी कि जो इसके जो अलग करैक्टर हैं, ब्लड क्लॉटिंग की जो स्थिति होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, ठीक है, और पुअर विजन, यानी कि आँखों से कम दिखाई देने लगता है। तो मुख्य पहचान क्या है कि ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, और जो आँखों की रोशनी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो ये करैक्टर, इन 3 करैक्टर के अलावा ये 3 करैक्टर और जुड़ जाएंगे तो वो करैक्टर किसके हो जाएंगे, जो मधुमेह है, जो शुगर वाली डायबिटीज है, इसके करैक्टर हो जाएंगे। तो इंसुलिन का जो हाइपोसिक्रेशन है, हाइपोसिक्रेशन के कारण ये स्थितियां बनती हैं। अब यदि इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, यानी कि अधिक स्रवण हो जाए, तो अधिक स्रवण का अर्थ क्या हुआ, अधिक स्रवण हुआ तो ब्लड में, जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, और कितनी कम हो जाती है, यानी कि 45 से 50 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है
तो जो ये स्थिति बनती है कि 45 से 50 मिलीग्राम मात्रा ही ब्लड में बचती है, तो ये जो स्थिति बनती है वो हाइपर सीक्रेशन के कारण ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हो गई है कम। अब जब मात्रा कम होगी तो जो शरीर के प्रमुख जैविक अंग हैं, रेटिना हुआ, गोनेट्स हुआ, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, तो ये जो जैविक अंग जो शरीर के मुख्य अंग हैं, ठीक है, तो जो जैविक अंग हैं उन जैविक अंगों को ग्लूकोज होगा उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये जो प्रमुख जैविक अंग है ये काम करना बंद कर देंगे। तो जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो ये जो स्थिति बनती है इसको नाम दिया जाता है इंसुलिन शॉक के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन से शॉक कहा जाता है, ये इंसुलिन शॉक है। और यदि इंसुलिन शॉक की स्थिति बन जाती है तो इसमें जो समस्या ये बनती है कि या तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, स्पर्म और ओवा शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण कम होने लगता है, और डबल विजन यानी कि दो दृश्य दिखाई देने लगते हैं, और अंततः ये माना जाता है कि इंसुलिन शॉक की स्थिति में फाइनली डेथ निश्चित है। तो जो हाइपोसीक्रेशन है ये तो कंडीशन ठीक है, लेकिन हाइपर सीक्रेशन वाली कंडीशन में अंततः उस रोगी की मृत्यु होना निश्चित है। तो जो इंसुलिन है, तो जो अग्नाशय ग्रंथि से जो 2 अन्य हार्मोन निकल रहे थे उनकी अपेक्षा इंसुलिन जो है वो शक्तिशाली होता है, और इंसुलिन की कमी से और इंसुलिन की अधिकता से ये एक कंडीशन या ये रोगों की स्थिति बनती है। अब आइएगा यहाँ से जो इंसुलिन है, तो जो इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा या डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो डायबिटीज़ है, जो मधुमेह वाली डायबिटीज़ है, मधुमेह वाली डायबिटीज़ लगभग ये है कि भारत में लगभग 7%, भारत में जो इंडिया है भारत में लगभग 7% जो लोग हैं, कुल जो आबादी है उसका 7% जो लोग हैं वो डायबिटीज यानी कि जो मेलेटस है, मधुमेह है, उससे पीड़ित हैं। और लगभग पूरे विश्व में 15% लोग डायबिटीज मेलेटस से पीड़ित हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो जो चाइना का जो बीजिंग शहर है, बीजिंग शहर में सर्वाधिक डायबिटीज के रोगी पाए जाते हैं, जिस कारण से जो बीजिंग को एक विशेष नाम दिया जाता है, यानी कि डायबिटीज सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये डायबिटीज सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है बीजिंग शहर को। तो जो डायबिटीज है यानी कि मधुमेह, उसके सबसे ज़्यादा रोगी कहाँ पाए जाएंगे? चीन की राजधानी बीजिंग शहर में ही पाए जाते हैं। और जो इंसुलिन है यह एक प्रोटीन हार्मोन है, यह एक प्रोटीन हार्मोन है, इसे प्रोटीन हार्मोन के नाम से ही जाना जाता है। चूँकि पहली बार जो आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि के द्वारा एक सान नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल रूप से इंसुलिन जो प्रोटीन हार्मोन है इसको बनाया था, सबसे पहले उन्होंने बनाया था। तो ये प्रोटीन यानी कि प्रोटीन हार्मोन के रूप में इसे जाना जाता है। सबसे पहले सान नाम के व्यक्ति ने इसे बनाया था। और ये चूँकि प्रोटीन है तो जो इसको दिया जाता है वो मुख्य रूप से टैबलेट के रूप में चूँकि इसको नहीं दिया जा सकता है। क्यों? चूँकि टैबलेट के रूप में दिया जाएगा कृत्रिम तरीके से, तो डाइजेशन उसका जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें इसका यानी कि इसका पाचन हो जाता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो एक क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन के रूप में है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि से जो भी हार्मोन्स आपको निकल रहे यानी कि निकल रहे थे उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। मुख्य रोग जानना है कौन सा? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह, जिसको मेलेटस के नाम से जाना जाता है। और हाइपर सीक्रेशन ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें अंततः व्यक्ति, जिसको इंसुलिन शॉक के नाम से जाना जाता है, और अंततः व्यक्ति की मृत्यु ही होती है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि है। इसके आगे जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बच रही होंगी, इसी क्रम में आगे आपको वीडियो दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।